हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज, जिसमें डिस्कस करेंगे हम 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशन कि जो विद इन द गिवन ऑप्शंस है उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है एंड क्यों है एंड कहाँ उसकी यूजेज जो है इन द रीसेंट इवेंट ऑफ करंट अफेयर्स हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एंडोसल्फान। फर्स्ट, इट इज एन ऑफ पेटेंट ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड एंड अकारिसाइड दैट इज being phased out globally. Second, endosulfan became a highly controversial agrochemical due to its acute toxicity, potential for bioaccumulation, and role as an endocrine disruptor. Third, endosulfan is linked to a slew of grave medical conditions such as neurotoxicity, physical deformities, poisoning, etc. Select the correct option using the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही हैं करेक्ट। सो इन द गिवन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज ऑर्गेनोक्लोरीन। तो ऑर्गेनोक्लोरीन क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन इज कि क्लोरीनेटेड, यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन का यूज हो रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसे यूज किया जाता था एज अ पेस्टिसाइड्स इन द अर्ली 18th एंड 19th सेंचुरीज में। सो यहाँ पे एंड अकैरिसाइड की जब हम बात करते हैं, ये दूसरा वर्ड है। तो अकैरिसाइड इज विच इज डेंजरस फॉर माइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की तरह से हम यूज कर सकते थे। सो एंडोसल्फान जो है इट वाज यूज इनिशियली पेस्टिसाइड्स में, बट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ह्यूमंस के लिए भी मेडिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा था या ह्यूमंस के लिए भी मेडिकल कंडीशंस को लेकर आ रहा था। सो जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं आर करेक्ट, ठीक है, कि ऑफ पेटेंट है, ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है एंड साथ ही साथ डेंजरस फॉर माइट्स भी है विच इज फेस्ड आउट ग्लोबली। कि ग्लोबली जो है इसकी टॉक्सिसिटी को देखते हुए इसे इरेडिकेट करने की बात की गई या कहा गया इसका यूजेज जो है बहुत ही लिमिटेड किया जाना चाहिए। सो हाईली कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि एक्यूट टॉक्सिसिटी है, ठीक है, एक्यूमुलेट भी हो जाता है सॉइल में और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर भी है ये। तो एंडोसल्फान जो है मेडिकल कंडीशंस भी आपको दे रहा है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एंड सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंडोसल्फान थ्रू आउट इंडिया सिंस 2015। सो अब इसका क्या नाम है? और थियोडान जो है इसका नाम है दूसरा। एंड कौन सी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता था? कॉटन, कैश्यू, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट, जिसमें क्या थी? व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स, बीटल्स, वॉर्म्स और एंड एटसेट्रा। सो अगेन एंडोसल्फान जो है इट इज लिस्टेड अंडर बोथ रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants as well. So next question we have is कि which of the following countries are a part of quadrilateral security dialogue? First India, second Australia, third Japan, fourth Indonesia. So select the correct answer using the code given below. A 1, 2 and 3 only, B 2, 3 and 4 only, C 1 and 2 only, D all of the above यानी कि 1, 2, 3 and 4. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 3 कंट्रीज जो है यहाँ पे गिवन आपके पास, जिसमें हमारे पास इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान गिवन है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पार्ट है। तो एक तरह से अगर आप बात करें इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है, ठीक है, 4 कंट्रीज हैं एंड इनका क्या काम है या इनका क्या एम है कि एक फ्री, ओपन, प्रॉस्परस या इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन हम बनाएं। क्यों अब इसे बनाया गया? अब इट वाज अ मेन इशू कि हम ये देख रहे हैं कि चाइना जो है उसकी इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू पैसिफिक रीजन एंड हम इंडियन ओशन रीजन की भी बात कर रहे हैं। सो अब एज अ रिजल्ट कि जो चाइना अपनी खुद से पावर बढ़ा रहा है पैसिफिक रीजन के अंदर, अब उसकी इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ रही है। इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना, 4 countries namely United States, India, Australia and Japan came together around in the year of 2007 जहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो शुरू किया गया था। तो रिसेंटली यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें एक्टिविटीज कौन सी है, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है एक साथ कंडक्ट की जाती हैं। अब रिसेंट जो इनका मुद्दा यही है कि जो चाइना है उसे हम कैसे काउंटर करें एंड जो पैसिफिक रीजन है उसे एक प्रॉस्परस रीजन हम बना के रखें जो कि फ्री एंड ओपन फॉर ऑल हो। So next question we have is कि antiretroviral therapy is used to treat which of the following diseases? A. Tuberculosis, B. Malaria, C. Cancer, D. AIDS.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ये एड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है कि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है मेडिकेशंस की, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसको HIV बोलते हैं उसे फर्दर रिप्रोड्यूस करने में जो है रोकती है। सो अब प्रोटेक्ट करती है ये थेरेपी CD4 सेल्स को। तो CD4 सेल्स क्या है यहाँ पे, ये टाइप्स ऑफ WBCs हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जिसका क्या काम है कि वो इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ रख सके कि वो फाइट ऑफ कर सके डिजीजेस को। सो एज अ रिजल्ट जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है CD4 सेल्स को बचाने में हेल्प करती है कि फर्दर जो HIV है वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। सो इससे क्या होगा कि HIV का जो ट्रांसमिशन का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, और जो एड्स है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं, सो एंड फर्दर जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस जो फॉलो करती है HIV एड्स के साथ या उसके इन्फेक्शंस के साथ, उसे भी किसी हद तक रोका जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जिसको हम अनक्लॉज भी बोलते हैं। फर्स्ट, इट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट दैट enables a legal framework for maritime and maritime activities. Second, India is a signatory to UNCLOS. Third, it defines exclusive economic zone of littoral countries that extend seaward up to 100 nautical miles from their baselines. Select the correct option using the code given below. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3 यानी कि all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ ऑफ सी की बात करें या जब हम डीप सी की बात कर रहे हैं उसको लेके फिलहाल भी कोई जो लॉ है या जो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है या लीगल फ्रेमवर्क है उसे अभी तक नहीं बनाया गया है। सो ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है यही गवर्न कर रही है फिलहाल मैरिटाइम एक्टिविटीज को। तो 1982 में इसे सेटअप किया गया था। सो लॉ ऑफ सी भी इसे कहा जाता है। सो अब ये 5 जोन्स में डिवाइड करता है हमारा जो सी वाला एरिया है, दैट इज इंटरनल वाटर्स, वो वाटर्स जो विद इन अ कंट्री रहते हैं। टेरिटोरियल सी जो है आसपास का जो हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है उसको हम टेरिटोरियल सी कह रहे हैं। देन कॉन्टिगुअस जोन जो एक्सटेंड करता है फर्दर टेरिटोरियल जोन को। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक फर्दर एक्सटेंड होता है। और हाई सीज जो आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स या बेस लाइन्स के बाद जो है कंट्रीज की वो आती है हाई सीज के लिए। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ठीक है, जो 200 नॉटिकल माइल्स से पहले यानी कि एडजेसेंट टू हमारी जो हाई सीज रहता है वो ऐसा एरिया है जो कि रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज कर सकती है किसी भी तरह की कंट्री जो अपना उसका खुद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, राइट। सो वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम की जब हम एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या मैरिटाइम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वो की जा सकती है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर सॉवरेन राइट्स रहते हैं एक्सप्लोरिंग के लिए एक्सप्लॉइटिंग के लिए भी, ठीक है। एंड इसके हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी फ्रॉम वाटर कर सकते हैं, करंट्स एंड विंड्स, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो कोस्टल स्टेट्स के पास राइट नहीं है कि सेफ पैसेज के लिए वो रोक सके किसी भी कंट्री को विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे लगाई जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी या ग्रेव रिस्क हो टू ह्यूमैनिटी। सो अंटिल अनलेस ये चीजें ना एग्जिस्ट कर रही हो या वॉर लाइक सिचुएशन ना हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए सेफ पैसेज जो है किसी भी कंट्री के लिए वो रोक नहीं सकती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि द टर्म ACE2 is talked about in the context of A. Genes produced in the genetically modified plants. B. Development of India U2019's own satellite. C. Radio collars for wildlife tracking. D. Spread of viral disease. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। तो हम ACE2 की बात करते हैं या एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह का प्रोटीन है या एक तरह का ऐसा एंजाइम है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है इनसाइड द बॉडी अलॉन्ग विद द फ्लूइड लेवल्स इन द बॉडी इटसेल्फ। तो अब हम बात करते हैं विद द स्प्रेड ऑफ जो वायरल डिजीजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वायरल डिजीजेस के केस में जो मैक्सिमम सिम्टम्स हमारे पास क्या रहते हैं, SARS-CoV-2 की बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की वायरल डिजीज होती है तो वो बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी ब्लड प्रेशर एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट, ऐसा इफेक्ट उसका बॉडी पे रहता है। सो ACE2 जो है ऐसा एक प्रोटीन है जो हेल्प कर सकता है इन मेंटेनिंग या रेगुलेटिंग द सिम्टम्स व्हिच अ पर्सन इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू SARS-CoV-2 या अदर कोई भी वायरल डिजीज हो। सो ACE2 क्या कर रहा है, एक डोरवे की तरह या सेल्यूलर डोरवे की तरह काम कर रहा है, एक रिसेप्टर जो कि वायरल डिजीज को कॉज कर रहा है उसको रोकने के लिए, यानी कि वो सारे वायरस जो कोविड-19 को कॉज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि हल्दीबाड़ी एंड चिल्हाती रेलवे लिंक इज बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज? A. इंडिया बांग्लादेश, B. इंडिया नेपाल, C. इंडिया भूटान, D. नन ऑफ द अबव।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश की हल्दीबाड़ी और चिल्हाती रेलवे लिंक जो है इंडिया बांग्लादेश के अंदर है. सो यू कैन सी द मैप एज वेल कि जो ब्लू लाइंस हैं, सो दीज आर द रेलवे लिंक्स, ब्लू एंड रेड वाले जो डॉट्स आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, सो बोथ द नेशंस आर एग्रीड के वो अब ऑपरेशनलाइजेशन करेंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल की BBIN इनिशिएटिव ऑफ मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट के लिए. सो जो कोलकाता से ढाका से अगरतला की बस सर्विस है उसे भी लॉन्च किया गया था 2015 में. सो अब अगरतला की बात करें या कोलकाता टू अगरतला की बात करें, 1650 किलोमीटर जो अर्लियर थे यानी कि घूम के आना पड़ता था, अब वो सिर्फ 500 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रह गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि मॉरिस ग्वायर कमिटी was recently seen in news. The committee is related to which of the following? A. Establishment of a 4-year undergraduate courses in India. B. Establishment of National Museum in India. C. Suggests the government to provide universal health coverage. D. Formulation of artificial neural networks based solutions for societal challenges. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल म्यूजियम. सो नेशनल म्यूजियम जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें प्री हिस्टोरिक एरा से लेके मॉडर्न वर्क्स ऑफ आर्ट तक. सो अब एक ब्लूप्रिंट है फॉर इस्टेब्लिशिंग नेशनल म्यूजियम एंड इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? मॉरिस ग्वायर कमेटी के द्वारा 1946 में, इन द ईयर ऑफ 1946 इन द मंथ ऑफ मे. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल म्यूजियम. Next question we have is, with reference to the snailfish, consider the following statements. First, they are found only in Antarctica and Arctic region. Second, the snailfish releases biofluorescence which allows it to glow green and red in the dark Arctic waters. Third, they have antifreeze proteins in their bloodstream. Which of the following statements above is or are correct? A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि दे आर नॉट ओनली फाउंड इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन, ये हर तरफ ही वाटर बॉडीज में वी कैन सी अराउंड इन द वर्ल्ड ये हमें मिलती हैं, जिसमें अंटार्कटिका भी इंक्लूडेड है. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि स्नेलफिश जो है बायोफ्लोरेसेंस होती है कि जो अलाउ करती है ग्लो इट टू ग्रीन एंड रेड, जिसमें डार्क आर्कटिक वाटर्स में भी डिस्टिंक्टिवली इसको देखा जा सकता है. अलॉन्ग विद दैट जो इसके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, रेयर है अमंग द सी ऑर्गेनिज्म. सो ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम द, अगर हम बात करें स्नेल फिश को, फ्रॉम द आइस फ्रॉम accumulating in their cells and the body fluid. So next question we have is कि per and polyfluoroalkyl substances, जिसको हम PFAS भी बोलते हैं, which are seen in news recently is used widely in which of the following? A. Production of fuel cells. B. Used in non-stick cookware and water repellent products. C. Used for cosmetics, especially powders. D. Fabrication of solar panels. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि नॉनस्टिक कुकवेयर में यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एंड कार्बन के बॉन्ड से इसे बनाया जाता है. सो फ्लोरीन एंड कार्बन का बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, ड्यू टू विच ये काफी टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है बहुत सारी चीजों को, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो मटेरियल है ये बन के आता है. सो इसकी यूजेज जो है अगर हम बात करें वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग में, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स एंड इवन कि जब हम पिज्जा बॉक्सेस देखते हैं उन सबके ऊपर ये चीजें यूज होती है, फायर फाइटिंग फॉर्म्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स जो कि रेजिस्ट करते हैं ग्रीस को भी, वाटर को भी और ऑयल को भी. सो ये वाटर के साथ साथ अगर हम बात करें सॉइल में भी माइग्रेट कर सकते हैं, एयर में भी माइग्रेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे भी एंड यूजेज के टाइम पे भी. सो ये ब्रेक डाउन नहीं होते, सो दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. सो जो PFAs हैं दे कैन बिल्ड अप इन एनिमल्स एंड पीपल्स ऑल्सो, अगर रिपीटेडली उनको एक्सपोज किया जा सकता है टू केमिकल्स एज वेल. So next question we have is कि with reference to facial recognition technology, consider the following statements. First, it creates a digital map of the face by identifying and mapping an individual's facial features. Second, facial recognition technology cannot result in misidentification and it is always accurate. Which of the statements given above is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली की फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि एक
एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे डिजिटल मैपिंग की जाती है फेस की, आइडेंटिफाई किया जाता है मैप को बहुत सारे फेशियल फीचर्स को, जिसके अकॉर्डिंगली से मैच किया जाता है डेटाबेस के साथ जिसके पास भी एक्सेस होता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिस आइडेंटिफिकेशन इनएक्यूरेसी की वजह से। सो रिसर्चेस ये कहती है कि ये जो एक्यूरेसी रेट है दे हैव फॉल्ड स्टार्कली बेस्ड ऑन रेस एंड जेंडर। सो रिजल्ट किया जा सकता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है वेयर अ पर्सन इज मिस आइडेंटिफाइड एज समवन एल्स ऑल्सो, या नेगेटिव भी हो सकता है कि जहाँ पे पर्सन हु एक्चुअली हैज टू गेट द एक्सेस या जिसके पास एक्सेस एक्चुअली में डेटाबेस में है उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो एक्सक्लूजन में भी ये रिजल्ट कर सकता है। सो एग्जाम्पल के लिए जब हम फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के लिए, तो ऑलरेडी 3 लोग जो हैं यूएस में दे हैव बीन रॉन्गफुली अरेस्टेड क्योंकि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने अपना जो रिजल्ट है या जो एक्यूरेसी है उसकी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। सो एज अ रिजल्ट या कॉम्प्रोमाइज हो गई थी कि इन्होंने गलत रिजल्ट दे दिए थे, 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया रॉन्गफुली यूएसए के अंदर। So next question we have is कि consider the following statements with respect to tomato flu. First, it is a contactless flu which spreads through the air. Second, it is caused by intestinal viruses and is rare among adults due to their strong immunity. Select the correct codes given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सेकंड स्टेटमेंट ही है सिर्फ करेक्ट। ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो है वो भी फैलता है टोमेटो फ्लू। तो इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों पड़ा? क्योंकि जो रैशेज है यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल कि वो रेड टोमेटो जैसे हो जाते हैं जिससे इसका नाम टोमेटो फ्लू हुआ। सो एज अ रिजल्ट ये पर्सन टू पर्सन से या कॉमन कोल्ड के थ्रू या थ्रू कॉन्टैक्ट विद पर्सन जब सेक्रीशंस की बात करते हैं, शेयरिंग द सेम बेडिंग की जब बात कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, इवन लीजन से भी या स्टूल से भी ये फैल सकता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फैसिलिटी की या केयर फैसिलिटी की तो यू नीड टू बी केयरफुल कि जो भी पर्सन है इन्फेक्टेड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। जो सेकंड स्टेटमेंट है टोमेटो फ्लू जो है कॉज बाय इंटेस्टाइनल वायरसेस है, सो रेयर है इन एडल्ट्स ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज hunger stones which were seen in news recently is present in which of the following countries? A. India, B. Central European countries, C. the USA, D. Central African countries. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। सो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में पर्टिकुलरली जर्मनी में बहुत ज़्यादा कॉमन थे। तो अभी क्या है जब हंगर स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो इनिशियली 14th सेंचुरी में या इवन 19th सेंचुरी में भी जब हम बात कर रहे हैं, सो जब वाटर लेवल या रिवर का जो बेड लेवल है बहुत ज़्यादा लो चला गया था तो वहाँ पे हंगर स्टोन्स के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर एनग्रेविंग्स हैं बहुत सारी मार्किंग दैट या डिनोटिंग दैट कि अगर इस लेवल तक वाटर लेवल पहुँच जाता है या रिवर लेवल या टेबल लेवल जो है वाटर का इतने तक या इस लेवल तक पहले से ज़्यादा या दोबारा भी पहुंचता है, इट इज़ एन इंडिकेशन कि आगे जो है हमारी फसल जो है या फूड अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ की जाती थी। सो प्री इंस्ट्रूमेंटल एरा में से यूज़ किया जा रहा था तो एम्बेडेड की जाती थी, जैसे हम एक्सप्लेनेशन में भी देख रहे हैं कि जो स्टोन्स आर एम्बेडेड इनटू द रिवर्स एंसेस्टर्स के द्वारा एंड दे वर सबड्यूड सिवियर लेवल्स के सब्सिक्वेंटली के कॉज होगा इन द लेटर स्टेजेस फेमीन या फूड शॉर्टेजेस। सो बहुत ज़्यादा यूनिक कार्विंग्स भी हैं इनके ऊपर नेक्स्ट जनरेशंस को रिमाइंड करने के लिए कि वाटर लेवल अगर नीचे जाता है तो फूड अवेलेबिलिटी विल बी अफेक्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following statements best describe the Hayabusa 2 mission recently seen in news? A. Mission for exploring the south pole of the moon. B. Mission to study the sun's outermost layers. C. Mission to study the asteroid Ryugu. D. Mission to understand the dynamics of the sun-earth connection. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉइड र्यूगो। ठीक है, सो आंसर के अकॉर्डिंगली हायाबुसा मिशन जो था वो जापान के द्वारा किया गया था 2014 के दिसंबर के महीने में लॉन्च। सो स्पेसक्राफ्ट जो है 6 साल के लिए भेजा गया था कि वो एस्ट्रॉइड र्यूगो को स्टडी करेगा। सो कलेक्ट किए हैं जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सैंपल्स एस्ट्रॉइड र्यूगो के, ठीक है, हायाबुसा 2 प्रोब से, सो विच हैड ब्रॉट 5.4 ग्राम्स ऑफ रॉक्स एंड डस्ट फ्रॉम द एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ लैंड हुआ वापस दिसंबर 2020 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। फर्स्ट, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन यूएसए, कैनेडा एंड यूरोप स्पेस एजेंसीज। Second, it does not orbit around the earth, rather it orbits around second Lagrange point or L2.
Third, it aims to see the first galaxies that sprang up in the young universe after the Big Bang. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 2 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, बिगेस्ट टेलीस्कोप जो अभी तक लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि स्टडी करेगा हमारा क्या, लैग्रेंज पॉइंट 2 से कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, कि डार्क एजेस जो आफ्टर द बिग बैंग जिन्होंने फॉलो किया। सो अकॉर्डिंगली जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप एवर बिल्ट, उसे लॉन्च किया गया रिसेंटली। उसने जुपिटर की अभी रिसेंटली फोटोज भी भेजी। सो अब एक जॉइंट वेंचर है नासा का, यूरोपियन कंट्रीज का, जिसमें हम ईएसए बोल रहे हैं, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। स्टेटमेंट 2 करेक्ट इसलिए हो जाता है कि ये ऑर्बिट नहीं करेगा अराउंड द अर्थ जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप कर रहा है। ये एक्चुअली एक पॉइंट जो कि L2 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट जो हमारे पास 5 होते हैं, उनमें से जो L2 पॉइंट है वहां पे स्टेशन रह के अब क्या करेगा, अर्थ को या यूनिवर्स की फॉर्मेशन को स्टडी करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे जो अदर प्लैनेट्स को भी स्टडी करेगा, जिनकी एक्चुअली में पिक्चर जो है एक नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं ली जा सकती। सो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है कि इट इज डिजाइन टू सी द फर्स्ट गैलेक्सीज जो कि पहले पैदा हुई यंग यूनिवर्स में भी, एंड द फर्स्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर जिसमें डार्क एजेस भी हैं जो बिग बैंग के बाद आई। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि चबाहर फोर्ट पोर्ट लाइज इन विच कंट्री? ए इंडिया, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब ईरान में सिचुएटेड है चबाहर पोर्ट, सी पोर्ट है चबाहर का, लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन गल्फ ऑफ ओमान। सो यू कैन सी इट इन द पिक्चर। तो ये सर्व कर रहा है ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट, यानी कि ओशन से कनेक्ट होने वाला एक सिंगल पोर्ट है ये, एंड 2 सेपरेट पोर्ट्स भी है जिसमें शाहिद कालंतरी भी है एंड शाहिद बेहस्ती भी है, ईच ऑफ विच हैव 5 birds. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी डू कमेंट, एंड कोई भी अगर इशू हो यू कैन कमेंट दैट एज वेल, डू कमेंट योर स्कोर्स एज वेल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो थैंक यू सो मच।